ओके, लेट्स डिस्कस ड्राफ्टिंग पेपर CS प्रोफेशनल। इसमें क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ABC डिसाइडेड टू फॉर्म अ हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो हमें क्या ड्राफ्ट करना था? ऑब्जेक्ट क्लॉज और अज्यूम करने थे फैक्ट्स। तो 5 मार्क्स ईच है, तो 5 मार्क्स के लिए इसमें लिख सकते थे दैट पहले तो हेडिंग होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऐसे करके। उसके बाद लिख सकते थे कि द कंपनी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। फिर लिख सकते थे कंपनी शैल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट, एंड कैन बाय सेल प्रॉपर्टी, बाय सेल इट्स असेट्स और एक्वायर असेट्स टू गिव इफेक्ट टू दिस पर्पस। फिर लिख सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज़ इज़ प्रोवाइडेड अंडर NPCS कोड ऐसे करके लिख सकते थे। कुछ कोड होता है इसमें, एक्टिविटी कोड डैश 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 करके लिख सकते थे। एंड वी कैन ऑल्सो ऐड कि company shall provide all such services ancillary which are necessary to give effect to the main activity of housing finance, or company also provides finance services for housing of residential purpose and commercial complexes to individuals and corporates, other entities ऐसे करके पूरा बना सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स बहुत रहेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज में। फिर नेक्स्ट है पार्ट बी, मिस्टर एक्स वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो बस डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट के बारे में एक रेजोल्यूशन बनाना था बोर्ड का। तो हेडिंग डाल देंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन बोर्ड वाला, बोर्ड मीटिंग का। फिर सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग रिजॉल्व्ड दैट ऐसे करके जो पूरा होता है, अंडर सेक्शन 161 मिस्टर एक्स इज हेयरबाय अपॉइंटेड by the board directors as the additional director who shall be liable to retire by rotation, क्योंकि यहाँ पे mentioned है he shall be liable to retire by rotation। and उसके बाद लिख सकते हैं that he also holds this den and he has given his consent to act as the director and he shall hold office up to the next AGM। देखो मैंने इसमें underline कर रखे हैं important words, up to the next AGM। resolve further that subject to the shareholders approval in the AGM, additional director hereby Mr. X is appointed, and any of the directors are authorized to file the necessary forms like DIR 12 which is for appointment to notify or intimate the registrar of companies। फिर next है A took some, ये है क्रेडिटर को जो एक वो बनाना था एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्रेडिट। मिस्टर ए ने कुछ कंपनी को कुछ लोन दिया था एंड वो कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, तो लिखेंगे बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा CP नंबर ऐसे करके। इन द केस ऑफ क्योंकि फॉर्मल पार्ट लिख देंगे, एफिडेविट है क्योंकि, तभी फॉर्मल पार्ट लिख देंगे। इन द केस ऑफ मिस्टर ए क्रेडिटर वर्सेस पेटिशनर है क्योंकि मिस्टर ए वर्सेस XYZ कंपनी इन लिक्विडेशन and appearing through मिस्टर जो भी है द लिक्विडेटर ऐसे करके लिख देंगे। एंड फिर वही जो एफिडेविट में ही तो पूरा उसमें दिया हुआ है, अपने स्टडी मटेरियल में पूरा दिया हुआ है कि कैसे इसका बनेगा कि आई सोलमली स्वेयर दैट एवरीथिंग इज़ ट्रू एंड फेयर टू माई नॉलेज एंड कंपनी ने मुझसे इतना, कंपनी टुक दिस मच लोन फ्रॉम मी एंड फ्रॉम योर पेटिशनर ऐसे करके इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कंपनी टुक सो मच लोन फ्रॉम द पेटिशनर and went into liquidation and I have attached the bank account details and all that। तो अपना मॉड्यूल रेफ़र कर लो, बहुत ईजी है उसमें। तो ये भी काफ़ी ईजी है, हमें बस बेल एप्लीकेशन बनानी थी। इसमें कुछ हमें जो फैक्ट्स दिए वो मैंने अंडरलाइन कर लिए, जैसे कि पटवाड़ी विलेज। अब ये कहाँ है विलेज एग्जैक्टली श्योर नहीं है तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अज्यूम कर लो कि स्टेट ऑफ यूपी है या फिर स्टेट में डैश कर दो। तो बेल एप्लीकेशन कैसे होती है? बिफोर द ऑनरेबल जो भी कोर्ट है, इन द केस ऑफ द स्टेट, इसमें स्टेट रहता है, स्टेट वर्सेस, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट वर्सेस मिस्टर रमेश था धर। और जो भी पूरा बेल का एप्लीकेशन है उसको भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी ईजी था। देन नेक्स्ट पार्ट या तो ये कर सकते हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 ऑल्ट्रेशन ऑफ मिनट्स वन साइंडल चेयरमैन। सो ये तो फॉल्स है, मिनट्स कांट बी ऑल्टर्ड, उसको मिनट्स टैम्परिंग मानेंगे और मिनट्स टैम्परिंग हुई तो क्रिमिनल पेनल्टीज उसमें आएंगी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स मेजोर इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे सेल वाला जैसे होता है सेल डीड या फिर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट,
उसमें अगर कोई फोर्स में जो मतलब कोई ऐसी फोर्स विच इज़ बियॉन्ड आर ह्यूमन कंट्रोल वो हो गई, तो फिर क्या क्या राइट्स होते हैं दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के, ऐसे एग्जांपल भी दे सकते थे। देन NCLT के बारे में लिखना था, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। देन नोटिस पीरियड टू कन्वे मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 days का होता है। वैसे तो कंपनी कैन प्रिस्क्राइब ए लॉन्गर नोटिस पीरियड थ्रू आर्टिकल्स, यस आर्टिकल्स में अगर लॉन्गर पीरियड लिखा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 7 days से कम नहीं होना चाहिए। वैसे 7 days से कम भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन आपको मेजॉरिटी डायरेक्टर से रेटिफाई कराना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसका भी रेटिफिकेशन लगेगा बाद में। फिर 2A बहुत ईजी था, श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स एंड EDI। श्रिंक रैप वही जो श्रंकन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि CD एंटीवायरस CD। EDI मतलब 2 कंप्यूटर्स के बीच में या फिर 2 डिवाइसेस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है, जैसे कि USB केबल लगा के अपना मोबाइल का डेटा ट्रांसफ़र कर लिया लैपटॉप में। फिर नेक्स्ट है रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी। बहुत ईजी है, इसमें टेबल बना के करने की ज़रूरत नहीं है। पहले रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में लिख दो, फिर इररिवोकेबल के बारे में लिख दो। तो दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों लीगल होते हैं, एक्सप्रेसली मेंशन होना चाहिए बस। लीज़ एंड लाइसेंस भी बहुत इजी है। लाइसेंस उसमें भी 2 पार्टीज होते हैं, लाइसेंस और लाइसेंसी। उसमें लीज़ एंड लेसर एंड लेसी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें होता है लाइसेंस का, इसमें यू जस्ट गेट द राइट टू ऑफ एन्जॉयमेंट, और लीज़ में क्या होता है, यू ऑल्सो गेट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड लीज़ इज मोस्टली फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक लीज़ ऑफ फैक्ट्री फॉर 99 years ऐसे करके। स्पेशल एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बहुत ईजी है। ऑर्डिनरी में एटलीस्ट 50% से ज़्यादा मेंबर्स का वो चाहिए होता है अप्रूवल, स्पेशल में 75% से ज़्यादा चाहिए होता है। फिर हम लिख सकते थे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ऑफ द केसेस जहाँ पे ऑर्डिनरी एंड स्पेशल पास होता है। 4 marks ईच, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही सिंपल सा पेपर था। उसके बाद रहता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स सेल्फ अप्रेजल एंड ड्राफ्टिंग। तो स्केलेटन ड्राफ्ट की तो इम्पोर्टेंस यही है दैट इट्स लाइक अ रफ ड्राफ्ट। Before you prepare the final draft, when you just put your thoughts into action, you do some research and all, then you prepare a skeleton, like a draft, a rough format you prepare, and accordingly you start getting the details. And self appraisal उसमें ये रहता है that it's like checking our own facts, checking our own work done to ensure that everything is put in place and nothing is missing, all contents are present in the draft। बहुत ईजी था। रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्रेंस, ये शायद ओपिनियन में रहता है, लीगल ओपिनियन में, कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन पड़ती है अगर, तो हमें क्लियरली एज अ ओपिनियन गिवर हमें बता देना चाहिए क्लाइंट को, एंड हमें फालतू के मतलब अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देना चाहिए। अगर हमें पता है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो क्लियरली बता दो अपने उसको क्लाइंट को। और C पार्ट है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फाइलिंग और कंप्लेंट। तो ये बहुत इजी है, कंप्लेंट तो मजिस्ट्रेट को जाती है एंड कंप्लेंट FIR नहीं है, वो अलग होते हैं दोनों। एंड कंप्लेंट का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, लिखा हुआ है मॉड्यूल में, कंप्लेंट हैज़ नो सेट फॉर्मेट। एंड अगर तुम लोगों को और डिटेल्स में सब जानना है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, तो फिर मैं अच्छे से बना के दिखा दूँगी एक इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है बनाना। तो कंप्लेंट का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, जस्ट हैव टू स्टेट द फैक्ट्स कि क्या क्या हुआ था टू द मैजिस्ट्रेट, एंड कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी ओरल और रिटन। ऐसे करके पूरा इसमें आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ हु कैन बी अ पार्टनर। ये तो बहुत ही ईजी है, पार्टनर कौन हो सकता है, कोई भी नेचुरली बॉर्न पर्सन होगा, कोई कंपनी फॉर्म LLP, ये लोग पार्टनर नहीं बनते हैं। HUF भी पार्टनर नहीं बनता, लेकिन HUF का कर्ता बन सकता है पार्टनर, एंड इंडिविजुअली मेम्बर्स उसके पार्टनर बन सकते हैं। एंड मेजर पार्टनर होना चाहिए, माइनर वाला इंसान पार्टनर बन सकता है लेकिन उसे प्रॉफिट्स के लिए होगा, एंड मेजॉरिटी आने पर उसको हम एडमिट या रिटायर कर सकते हैं। ये था इसका वाला, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट पेपर बहुत ही छोटा सा है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट। तो अटेस्टेशन का मतलब होता है जो हम विटनेस के सिग्नेचर्स लेते हैं तो वो ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन सब डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। स्टैम्प ड्यूटी भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, सब में एप्लीकेबल नहीं होता है मोस्टली। ये सब डिटेल्स लिख सकते थे सबके एग्जांपल्स के साथ। एंड इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड इन एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ कन्वेंस। सही बात है, डीड ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब ये है कि हम एक टाइटल, इंटरेस्ट और राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डीड ऑफ कन्वेंस का मतलब ही वो होता है। इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स बहुत ईजी चीज़ है, मतलब कि इंटरिम कोई भी इंजंक्शन टाइप की चीज़ अगर प्रोसीडिंग्स के बीच में मैजिस्ट्रेट या
जज को लगता है कि मतलब बीच में इंटरफेयर करना ज़रूरी है, तो वो कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरम जैसे कि कोई इंजंक्शन पास कर सकता है। देन वॉट अ कंपनी सेक्रेटरी शुड बेयर इन माइंड वाइल अपीयरिंग बिफोर जुडिशल अथॉरिटी। तो ये सब तो वही जो भी कोर्ट मैनर्स और वो सब फालतू की बातें थी वो सब हैं, लेकिन फिर 4 मार्क्स का आई थिंक 6 to 8 पॉइंट्स बहुत रहते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन गुडविल इज़ इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। बिल्कुल सही चीज़ है, बिकॉज गुडविल हैज़ वैल्यू, उसको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ता है। फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऑन गुडविल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर भी आता है, एंड जब बिजनेस ट्रांसफर होता है तो गुडविल की वैल्यू तो बहुत वैल्यू रहती है। नेक्स्ट, अटमोस्ट केयर इज़ रिक्वायर्ड वाइल ड्राफ्टिंग आर्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल में अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो कोई भी एक्टिविटी अगर कंपनी करेगी विच इज़ बियॉन्ड जो आर्टिकल में लिखा नहीं है, अगर आर्टिकल में लिखा है कंपनी फ़िशिंग का काम करती है, फ़िशिंग शिप, फ़िशिंग बिजनेस, लेकिन तुम काम करो रहे हो केमिकल्स का, तो ये अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा और क्रिमिनल पेनल्टी आ जाएगी कंपनी के ऊपर एंड डायरेक्टर्स के ऊपर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें येस करके ऐसे लिख सकते हैं, येस द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये कोर्ट्स में है। क्योंकि फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बेयर इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स। तो उसमें प्लीडिंग्स की बातें लिखनी थी कि जो प्लेंटिफ रहता है वो प्लीड करता है एंड इट हैज़ टू स्टेट फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, और राइटिंग में प्रॉपर्टी लीगल जार्गन यूज़ होना चाहिए, एडवोकेट की हेल्प से करवा लो ज़्यादा सही रहेगा, एंड प्रॉपरली यू हैव टू पे द कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी जो भी एप्लीकेबल है, सो दैट योर प्लीडिंग इज़ नॉट रिजेक्टेड, एंड यू हैव टू ऑल्सो मेंशन क्लियरली कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है प्लीडिंग में, एंड रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हैं उसमें मेंशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ जजमेंट। जजमेंट कौन है? जज पास करता है जजमेंट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को तो हम बहुत वैल्यू रखते हैं बिकॉज दे गिव अस क्लैरिटी ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सम लॉज। जजमेंट के बारे में बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन था, छोटा मोटा सा कुछ बना के लिख दो इसमें। और इसमें जजमेंट वाले में ये भी लिख सकते थे कि रेस जुडिकाटा एक चीज़ होती है, डॉक्ट्रिन दैट पुट्स अ बार और फाइनलिटी ऑन जजमेंट, कि एक बार जजमेंट एक सही कोर्ट ने दे दिया तो फालतू बार बार उंगली मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा, ये भी छोटा सा ही है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। एंट्रेंचमेंट इसमें तुम लिख सकते थे कि जब हम कंपनी फॉर्मेट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो हम ऑप्शन नहीं आता है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स में एंट्रेंच्ड हैं कि नहीं आर्टिकल्स, तो या तो हम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंट्रेंचमेंट डाल सकते हैं या फिर बाद में ऑल्टर करके डाल सकते हैं। एंट्रेंचमेंट का मतलब ही होता है दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब कि फ्यूचर में लेट्स से कोई हॉस्टाइल टेक ओवर होता है, कोई भी या ऐसा इवेंट होता है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जिसमें खतरा है, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स में एक चेंज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स विल स्टैंड ऑल्टर्ड, ताकि हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं उनका इसमें प्रोटेक्ट रहे राइट्स। और अगर डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। फिर 6 मार्क्स का है ये है अबाउट, हाँ इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड जो मिस्टर डेल्वी है उसको पैसे देने से मना कर दिया था प्रमोटर्स ने, कंपनी ने रेटिफाई ही नहीं किया अग्रीमेंट। तो रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल, तो थोड़ा सा इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन के बारे में बता दो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसको रेटिफाई कराना होता है, थोड़ा सा ये बता दो। और रेटिफाई नहीं करा तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है, ये है कि जो मिस्टर डेल्वी है वो क्या कर सकता है, ही कैन सू, तो क्योंकि प्रमोटर्स पर्सनली लायबल थे उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो प्रमोटर्स को सू कर सकता है या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कोई भी ऐसी एनसीएलटी में पिटिशन डाल सकता है कि ये चीटिंग है मेरे साथ, बिकॉज डिलीवर हो गई प्रॉपर्टी नहीं हुआ, इन्होंने फ्रॉड किया मेरे साथ, ऐसे करके डाल सकता है पिटिशन। उसके बाद कंपनी विशेज़ टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ये बहुत ही बढ़िया है। तो कंपनी ने सिर्फ देखो इंटरेस्ट रेट पर तो हमें इसमें प्रोविजन बता देते हैं कि जब रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा होता है तो अगर विद इन सिटी है, विद इन द जुरिसडिक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बोर्ड मीटिंग से हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो आपको क्या क्या करना होता है, पहले बोर्ड मीटिंग रखो, EGM नोटिस को विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रेटिफाई कराओ, उसके बाद उसको अप्रूव कराओ स्पेशल रेजोल्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होता है और फिर आपको INC 22 फॉर्म फाइल करना होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि क्या ये वैलिड था, इन लोगों ने कंपनी लॉ बोर्ड में डाल दिया। तो पहली चीज़ कंपनी लॉ बोर्ड अब एग्जिस्ट नहीं करता, NCLT एग्जिस्ट करता है, और इन लोगों ने सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया था, तो वो भी गलत है। क्योंकि इंटरस्टेट है तो हमें RD का अप्रूवल भी चाहिए।
तो 6 मार्क्स का था पूरा एक्सप्लेन करते हुए। वैलिडिटी नो, इट इज़ नॉट वैलिड। जो इस तरह से इन लोगों ने शिफ्ट किया रजिस्टर्ड ऑफिस, इट्स नॉट वैलिड। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, 8 मार्क्स ईच। तो इसमें अग्रीमेंट है बिटवीन दो कंपनीज़, उसमें से दोनों को हम बस अज्यूम करने के फैक्ट्स की दोनों कंपनीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है। कोई डिस्प्यूट कुछ भी इमेजिन कर लो। तो हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ मशीनरी को लेके एक ने सप्लाई करने से मना कर दिया, दूसरे को ऑल है, तो इसलिए इन लोगों में झगड़ा हो गया। फिर सबसे पहले तो दोनों लोग एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो पॉइंट्स इसमें हम डाल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तो नॉट मिस्टर, तो कंपनी एक्स का ये है आर्बिट्रेटर, एंड कंपनी दूसरी जो कंपनी उसका ये आर्बिट्रेटर है। फिर दोनों आर्बिट्रेटर्स का रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, उसको कॉस्ट कौन बेयर करेगा, एंड डिस्प्यूट भी इसमें मेंशन होना चाहिए कि डिस्प्यूट क्या है। तो डिस्प्यूट मेंशन कर देंगे, ये लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ। उसके बाद टाइम एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो भी डिसाइडेड है। फिर जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग है, फाइनल होगा ऑन बोथ पार्टीज, ऐसे करके लिखना था पूरा एक प्रॉपर 8 मार्क्स के लिए। तो आई थिंक 2.5 पेज तो बहुत है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है मिस्टर ए एंड बी ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में थे, जिसका नाम है एक्स एंड को। उसके बाद उन्होंने उनको सी को भी डालना था, उसमें एडमिट किया। तो अब इसमें डीड बनाओ एडमिशन के लिए। तो मुझे क्या लगता है, इसमें तुम या तो एक ऑल टुगेदर एक नई डीड बनाओ ए बी सी, जिसमें तीनों रहेंगे, फिर तीनों की चीज़ें एक्सप्लेन करो, या फिर ऑलरेडी जो कि एक डीड एग्जिस्टिंग है तो ये एडमिशन वाली डीड को सप्लीमेंटल बना दो। तो तुम इसमें दिस सप्लीमेंट्री डीड एग्जीक्यूटेड ऑन ब्ला 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 करके पूरा वही सब चीज़ें दिखा दो। लेकिन तुम उसमें मेंशन कर देना कि प्रीवियस प्रिंसिपल डीड ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स ए एंड बी, एंड नाउ सम न्यू फैक्ट्स आर टू बी गिवन इफेक्ट फॉर विच दिस सप्लीमेंट्री डीड इज़ पास्ड। ऐसे करके ये पूरा हो जाएगा। एंड आई थिंक पेपर काफ़ी इजी था। कोई अगर कॉन्सेप्ट जानना हो तो मुझे मैसेज पर बता देना। थैंक्स।